ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ये फिनोमिना है किस चीज का? मूवमेंट का। किसकी मूवमेंट का? सॉल्वेंट की। कहां से? लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये मैंने आप लोगों को बताया था। हमें जानना तो पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे एक डायग्राम बना देता हूं। ये मैंने बताया था, यहाँ पे ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करेगी उसमें से पास होने के लिए। ओके, ये हमने एक तरफ तो ले लिया था, सुक्रोज सॉल्यूशन लिया था चीनी डाल के पानी में, और हमने क्या बना लिया था? सुक्रोज सॉल्यूशन। सुक्रोज सॉल्यूशन, और इधर भी हमने क्या ले लिया था? सुक्रोज सॉल्यूशन ही हमने ले लिया। आप लोग इजीली समझ जाएंगे, ये भी सुक्रोज सॉल्यूशन है। दोनों तरफ मैंने सॉल्यूशन ले लिया। आप चाहें तो एक तरफ सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, तो एक तरफ सुक्रोज सॉल्यूशन, दूसरी तरफ भी सुक्रोज सॉल्यूशन। ये है कंसंट्रेशन C1 और मान लो इसकी कंसंट्रेशन है C2। मैंने ऐसे बताया था जैसे ये 30 ग्राम पर लीटर है और ये मान लो 40 ग्राम पर लीटर है। तो क्या होगा? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ किया जाएगा कि वो इसमें से पास हो जाए। और हमें पता है कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। जहां पे उसकी अमाउंट ज्यादा होगी वहां से तो वो चलेगा, और कहां पे पहुंचेगा? जहां पे उसकी अमाउंट कम है। तो सेम ऐसा ही, क्योंकि यहाँ पे 30 ग्राम चीनी है और 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे 40 ग्राम चीनी है और 1 लीटर ये सॉल्यूशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे कंसंट्रेशन कम है वो सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है तो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट की मूवमेंट को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ओके, अब हम लोगों ने थोड़ा सा और जानना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर में बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वांटिटेटिव रिलेशन में बताऊंगा, इसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा, और इसकी एडवांटेजेस हम लोग किस में, बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसके क्या फायदे हैं, क्यों इसको ज्यादा यूज किया जाता है, और इसकी मेजरमेंट हम देखेंगे। तो देख लेते हैं। तो यहां से क्या चला है? सॉल्वेंट यहां चला है। तो अब शुरुआत करने जा रहा हूं ऑस्मोटिक प्रेशर की। सॉल्वेंट यहां से यहां चल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया? याद रहे कि ये जो है दिस इज ए नेचुरल मूवमेंट। ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से नहीं है, ये किस वजह से है? जो इनके ऊपर वेपर्स होते हैं। तो वेपर्स के प्रेशर की वजह से कोई चीज दूसरी डायरेक्शन में चलती है। तो चले, अब हमने क्या किया? वेपर प्रेशर को तो जो नेचुरल प्रेशर था उसको तो दिया छोड़। अब हम लोगों ने क्या किया? जिस तरफ ये गया था, जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वहां पर क्या फिट कर दिया? एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन हमने डाल दिया। फ्रिक्शन लेस पिस्टन, ठीक है। पिस्टन का काम है टू अप्लाई दी प्रेशर। प्रेशर अप्लाई करेंगे, फ्रिक्शन लेस है ताकि, क्योंकि ये आइडियल कंडीशंस में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग यहां से प्रेशर अप्लाई करना शुरू करो। ये मूवमेंट हो रही थी, अपने आप चल रही थी। हमने क्या किया? जहां पर ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था वहां पर हमने फ्रिक्शन लेस पिस्टन लगा दिया। अब इससे प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया। प्रेशर अप्लाई करो, तो जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे कम वेपर्स बन रहे थे, इसलिए जो आपका सॉल्वेंट था वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा था, यहाँ पे वेपर प्रेशर कम था। अब हमने आर्टिफिशियली प्रेशर को अप्लाई करना शुरू कर दिया। नेचुरल नहीं है ये, दिस इज आर्टिफिशियल। तो क्या होगा? प्रेशर अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? जाना रुक जाएगा। और प्रेशर अप्लाई करो और सॉल्वेंट कम जाने पाएंगे, और प्रेशर अप्लाई करो और कम, और प्रेशर अप्लाई करो और कम, और प्रेशर अप्लाई करो और भी कम हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब सॉल्वेंट लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर रहा है।
जिस प्रेशर पे, जिस मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर पे ये मूवमेंट, एक्स्ट्रा प्रेशर ही लगाया ना, वेपर प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं हम लोग, जिस मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर पे फर्दर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द मिनिमम extra pressure required to stop the further flow of solvent from low concentrated solution to high concentrated solution through semi-permeable membrane is known as क्या बोलते हैं उसको? is known as osmotic pressure. It is denoted by pi से डिनोट करते हैं। फुली क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन। मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास बात थी नहीं, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। एक टर्म आती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर हम लोग, तुम लोग कहोगे सर ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा दिया था, लेकिन ये तब तक नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता रिवर्स ऑस्मोसिस जब तक हम ऑस्मोटिक प्रेशर ना स्टडी कर ले। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को, अब ये तो रुक गया, जितना प्रेशर यहां से लगाया आपने वही किसके बराबर था? ऑस्मोटिक प्रेशर के। आपने अब क्या किया? अब प्रेशर और भी बढ़ा दिया। अब प्रेशर किधर बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो अब सॉल्वेंट की मूवमेंट कहां से कहां होगी? इधर से इधर के इधर से इधर। तो आप लोग कहोगे सर हाई कंसंट्रेटेड से चलेगा, क्योंकि प्रेशर यहां बढ़ गया, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही थी, तो यहां पे प्रेशर बढ़ता चला गया, तो ये प्रेशर बढ़ गया। तो अब क्या हो गया? अब सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चल पड़ा, और अब जो प्रेशर लगा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर है। और इस प्रोसेस को जब हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ चलता है सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये क्या हो गया? ऑस्मोसिस का जस्ट उल्टा, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस पहले तो मैं लिख लूं, इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द प्रेशर applied on solution is greater than, किससे ज्यादा होना चाहिए? greater than osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आ जाती है कई बार। तो क्या रिवर्स ऑस्मोसिस? इट इज द फिनोमिना ऑफ movement of solvent from high concentrated solution to low concentrated solution through semi permeable membrane। via means through होता है, through semi permeable membrane when the pressure on the solution exceeds the osmotic pressure। this is the reverse osmosis। आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, तो ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। होपफुली क्लियर हो गया होगा? ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? क्या यूज है रिवर्स ऑस्मोसिस का? घरों में लगा हुआ है आपके घर में आरओ लगता है ना। अब तो एक्वागार्ड आने लगे, बट पहले आरओ भी यूज होते थे, रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस थे। तो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस
क्या कहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको? एप्लीकेशन ऑफ RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस किस पे बेस्ड है? इसका फायदा क्या है? इट इज यूज्ड इन desalination ऑफ सी वाटर के desalination में। अब इसमें समझते हैं क्या होता है desalination ऑफ सी वाटर। desalination ऑफ सी वाटर, तो D मीन्स होता है, यू नो वेरी वेल, D मीन्स रिमूवल। नहीं पता हो तो मैंने 11th क्लास की एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बेसिक टर्म्स, जो कि पूरा लाइफ जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तब तक कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन की हुई है। आप लोग वो वीडियो देखें और आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। डी मीन्स होता है रिमूवल। सेलिन इज नथिंग बट दी सेलिनिटी, सेलिनेशन इज सेलिनिटी, मतलब जो भी उसके अंदर सेलाइन चीजें हैं, जैसे कि नमक है उसके अंदर, तो जो भी उसके अंदर बेसिक चीजें हैं, साल्ट है, उस चीज को रिमूव करना। ठीक है, तो व्हाट इज डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर? तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ salinity or salt present in sea water is known as, the process of removal of salinity or salt from water present in sea water is known as desalination of sea water। उसको बोलते हैं desalination of sea water। तो जो desalination of sea water है ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे बेस्ड है। मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। ओके, तो आप लोग देखें ध्यान से। ये हम लोगों ने क्या किया है, एक कंटेनर ले लिया है, इस कंटेनर के बीच में लगा दी है क्या? सो दिस इज दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जनरली ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज एसीटेट की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जैसे मैंने बताया था कॉपर फेरोसाइनाइड है, वैसे ही सेल्यूलोज एसीटेट भी हाई प्रेशर को बियर कर सकती है। इट कैन विदस्टैंड वेरी हाई प्रेशर, तो इसलिए हमने सेल्यूलोज एसीटेट ले लिया है। यहां पर हमने रख दिया है जी सी वाटर। दिस इज सी वाटर, ठीक है, व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, और जो दूसरा है उसको हम लोग ऑरेंज कलर से दिखा देते हैं। चलो, ये आपके पास प्योर वाटर है, ठीक है, दिस इज प्योर वाटर। हमारा काम क्या है कि जो हमारे घरों में इम्प्योर पानी आया है उससे जो इम्प्योरिटीज इन फॉर्म ऑफ साल्ट या सैलिनिटी की फॉर्म में जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको अलग करना है और हमें प्योर वाटर मिल जाए, ये काम है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पे हमने ये लगा दिया है प्रेशर के लिए, ये प्रेशर के लिए ये आपके पास ये यहां तक भरा हुआ है क्या? सी वाटर, और ये है प्योर वाटर। ठीक है, अब यहां पर लगा देंगे क्या? फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये लगा दिया फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब क्या करेंगे, आप लोग सोचो पहले तो कि असल में क्या होना चाहिए। असल में होना ये चाहिए कि सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की यहां पे ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत हाई है यहां पे, तो सॉल्वेंट ज्यादा होने की वजह से इसकी मूवमेंट यहां से यहां होगी। तो ये तो क्या होता? ऑस्मोसिस। पर हमने क्या किया, यहां पर जो प्रेशर था वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया तो ये सी वाटर में क्या है, इसके अंदर आपको साल्ट मिलेगा एज एन इम्प्योरिटी प्लस वाटर। यही है प्योर वाटर और साल्ट इम्प्योरिटी है और ये प्योर वाटर है। तो क्या करेंगे, जैसे ही प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो यहां से क्या चीज की मूवमेंट हो जाएगी? ये मूवमेंट हो जाएगी वाटर की। तो वाटर चलना शुरू कर देगा, कहां से कहां पे?
वाटर चल पड़ेगा यहां से यहां पे, वाटर चल पड़ा जी। ठीक है, इसको आगे आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई भी टैप लगा दो और उससे निकाल लें। ठीक है, ये निकलता जाएगा यहां से। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर क्या क्या था भाई, सी वाटर में साल्ट और वाटर था, तो साल्ट तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होगा नहीं, बट प्योर वाटर पास हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहां पर साल्ट बच गया और यहां से वाटर इस में आ गया प्योर वाटर के अंदर। तो प्योर वाटर आपको मिल गया और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो जनरली यूज की जाती है वो सेल्यूलोज एसीटेट यूज की जाती है। ऐसा नहीं कि यही यूज कर सकते हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। यू कैन आल्सो यूज व्हाट the copper ferrocyanide, you can also use the cellophane, बट वो ज्यादा प्रेशर बियर नहीं कर पाएगी, इसलिए बेटर क्या है, सेल्यूलोज एसीटेट, क्योंकि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है। तो धीरे धीरे जैसे ये यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पे साल्ट बच जाएगा, तो हो गया कि नहीं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो ये इसका आरओ का यूज है। तो ये ऑस्मोसिस ही है बट रिवर्स है। ऑस्मोसिस में तो चलता था सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, यहां पर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट चला है प्योर सॉल्वेंट की तरफ। सो दिस इज अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Quantitative measurement of osmotic pressure, quantitative measurement। ठीक है, क्वांटिटी कैसे मेजर करोगे, आपको अगर अमाउंट है भाई कितना प्रेशर लगेगा, तो याद रहे ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों ने इससे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ पढ़ा है, चार्ल्स लॉ पढ़ा होगा, ये सारे लॉ हैं। बट ये क्योंकि वो गैसेस के साथ में लगते थे, ये लगेंगे किसमें, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में इनको बोला जाता है वांट ऑफ डाइल्यूशन, थ्योरी में पढ़ा जाता है। तो हमें इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दैट इज प्रेशर यू नो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, that is inversely proportional to volume and directly proportional to temperature, और directly proportional होता है temperature। और तुम सबको ये भी पता है कि अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखता हूं तो जितने गैस है उसमें उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसको यहां पे ऐसे करें कि जैसे जैसे अगर मैं सोल्यूट की अमाउंट बढ़ाता जाऊंगा, सोल्यूट की अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, समझना ये बहुत, यही सबसे जरूरी है। ये है हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा है। ओके, यहां पे है 40 ग्राम पर लीटर और यहां पे है 30 ग्राम पर लीटर। ओके, अब क्या करते हैं, यहां से अभी वेपर्स बनेंगे पानी के, तो पानी के वेपर्स मान लो ये बन गए भाई 5, ठीक है, क्योंकि पानी कम था ना यहाँ पे, तो वेपर्स थे। अब अगर मान लो मैं 40 की बजाय 50 ग्राम पर लीटर कर दूं, तो मतलब मैंने इसमें सॉल्यूट बढ़ा दिया। अगर मैं सॉल्यूट बढ़ा दूं तो क्या होगा बताओ, क्या वेपर्स 5 ही बनेंगे या कम बनेंगे? तो आप लोग कहोगे सर कि जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, नॉन वोलेटाइल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ही डालेंगे। तो अगर जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे उतने ही कम वेपर्स बनेंगे। ठीक है, अब हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है। बताओ, अब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा इस फ्लो को रोकने के लिए, या जब 5 थे तब ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा? भाई 5 ज्यादा प्रेशर लगा रहे थे तो एक्स्ट्रा जो प्रेशर लगाना था वो तो हमने कम ही लगाना पड़ेगा, पर अगर 3 होते तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितने ज्यादा मोल्स बढ़ेंगे किसके, सोल्यूट के सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। So pi is directly proportional to number of moles of solute.
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ लें इजीली। जैसे मान लो कि अपनी क्लास में से 10 बच्चों में से 2 बच्चे वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तुम्हारे फ्लो को रोकने के लिए मुझे कितना प्रेशर अप्लाई करना है। तुम्हारे अंदर कोई फ्लो आए उसको रोकने के लिए 2 तो बच्चे वो अप्लाई करेंगे प्रेशर, और मैंने लगा दिया मान लो 3 एटमॉस्फेयर लगा दिया, ठीक है। अब क्या किया, इसमें मैंने और ज्यादा सोल्यूट डाल दिया। अब पहले 2 बन रहे थे, अब 1, तो अब मुझे कितना करना पड़ेगा, मैंने एक्स्ट्रा कितना लगाया था, 3 लगाया था। अब 1 बना है तो मुझे अब कितना लगाना पड़ेगा, 4, क्योंकि टोटल कितने बनने चाहिए थे, 5। 2 बने तो मैंने 3 एटमॉस्फेयर लगाया। अगर यहां से 1 बनेगा तो 4 नहीं लगेंगे। और वो 1 कब बनेगा, जब यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और बढ़ा दिया जाएगा। सो दैट इज द रीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यही आ गया, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज चार्ल्स लॉ, एंड व्हाट इज इट, दिस यू नो वेरी वेल, जो मैंने अभी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड एक्सप्लेन किया है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाय v इंटू टी। क्लियर है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दो तो क्या आ जाएगा, n बाय v इंटू आर इंटू टी। इसको कुछ लोग s से भी लिख देते हैं, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। बट यहां पर इसकी वैल्यूज सेम है। r जो है दैट इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट, बट इट्स वैल्यूज आर इक्वल टू, किसके इक्वल हैं, इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके बराबर है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यूज आपको यूज करनी है। तो कुछ लोग इसको एस भी लिख देते हैं, बट इसकी वैल्यूज क्योंकि आर के बराबर है, 11th में आपने पढ़ा है, इसलिए मैंने ये एज इट इज लिख दिया। तो पाई किसके बराबर आ गया, n बाय वी आर टी। तो व्हाट इज n, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय v इंटू आर इंटू टी। सो दिस इज इट। आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स per unit volume of solution is equal to concentration। क्या होती है ये, concentration। तो आप लोग इसको क्या भी लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हैं। तो concentration into R into T, this is the formula you can apply, ठीक है। यूनिट तो आप सबको पता ही है, यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगी, यूनिट ऑफ पाई is equal to same as the units of pressure। जो प्रेशर की यूनिट होती है आप सबको पता ही है, क्या क्या यूनिट हो सकती है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, बार हो सकता है, mm of Hg हो सकता है। देयर आर सो मेनी यूनिट्स, मैं लिख भी दूं क्या यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर हो सकता है और बार हो सकता है और mm of Hg हो सकता है। सो दीज आर द यूनिट्स which you can generally use for the osmotic pressure। तो क्लियर है भाई। तो यहां से अब आप, दिस इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, आप ऐसे अमाउंट पता कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, कितनी अमाउंट सोल्यूट की डली हुई है, गैस कांस्टेंट और किस टेम्परेचर पे ये मेजर किया गया है। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ेंगे, उसी हिसाब से क्या होता जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पाई। अब बताना है आप लोगों को इस रिलेशन पे बेस्ड कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि आप कैसे कहोगे, तो एज ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन amount of solute and independent of nature of solute, hence it is a colligative property, इसलिए ये एक colligative property है जी। क्लियर है। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्लियर है जी।
अब शुरुआत करें क्या? अब हम लोग शुरुआत करेंगे मेजरमेंट के आप लोग इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर कैसे कर सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी कह सकते हो, मेजरमेंट भी कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, osmotic measurement of experimental measurement of osmotic pressure. It is measured by कौन से मेथड से? measured by Berkeley and Hartley method. Berkeley and Hartley method. ठीक है, बर्कले एंड हार्टले मेथड से मैं बताता हूं कैसे। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। क्या करते हैं, एक पोरस ट्यूब लेते हैं, पोरस ट्यूब ली, ये पोरस ट्यूब ले ली, इसमें इधर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई है, इट विल अलाउ ओनली दी सॉल्वेंट टू पास। ठीक है, और इसमें क्या कर दिया है, इसको फिलअप कर दिया है जी, किससे? इट इज फिल्ड विद दी प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से इसको फिल कर दिया है। इसको दोनों तरफ से जोड़ा गया है, किससे? ट्यूब से। किससे जोड़ दिया गया है? ट्यूब से। ये ट्यूब है, ठीक है, ये वर्टिकल ट्यूब कह सकते हैं। ये है आपके पास पूरा का पूरा जो सेटअप है। क्लियर है? समझ रहे होगे? एक तरफ तो रेजर्वोयर है ये, यहां से, ताकि इसका लेवल कम ना जाए, तो ये तो रेजर्वोयर रहेगा यहां पे, ठीक है जी। और यहां पे आपको इसका लेवल मापने के लिए, ठीक है, ये लेवल है, तो यहां पे इसको ए नाम दे देते हैं। क्लियर? अब ये जो पोरस ट्यूब है आपके पास, दिस इज पोरस ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ, किससे बनी हुई है? कंसिस्टिंग ऑफ, पोरस ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, दिस इज दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसको किस में फिट करना है? इसको फिट कर देना है जो गन वेसल होता है, गन वेसल के अंदर इसको फिट कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे, ये फिट कर रहे हैं भाई इसके। इसमें क्या चीज फिलअप किया हुआ है? इसमें फिलअप किया हुआ है solution. This is filled with the solution. Okay, just make it with the another color. So this is the solution, this is solution. Okay, this is solution. Clear? ठीक है, इसके ऊपर जो है, ये जो है गन वेसल इसको बोला जाता है, क्योंकि ये गन मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, गन मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए यहां से आप लोगों को इसके ऊपर लगा देना है पिस्टन। ये लगा दिया है पिस्टन, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और यहां पे ये भरा हुआ है जी, और यहां पे लगा दिया हमने बैरोमीटर, जो कि क्या काम करेगा? दिस इज बैरोमीटर, दिस इज रेजर्वोयर। ठीक है, इसका काम क्या है? ताकि इसका लेवल ना जाए, कम ना हो जाए। तो यहां बीच में है सॉल्वेंट, मैंने बता दिया। इस सॉल्वेंट, ये पूरी की पूरी ट्यूब है, ये पूरा एक वेसल है, इसके अंदर ये फिट हो जाता है। फिट कर दिया, ये मैंने बता दिया कि ये जो है ये पोरस मेम्ब्रेन है, ये पोरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन पोरस ही होती है, मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? दिस इज सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्यूशन। अब क्या करना है आप लोगों ने करना है ये कि इसका लेवल, जो यहाँ पे लेवल है, इसको चेंज ना होने दें। अब असल में क्या होने वाला है? ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है,
इधर भी सॉल्यूशन है, तो ये मूवमेंट किधर जाएगा, दोनों तरफ इक्वली स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट में मूव कहां से कहां, सॉल्वेंट में मूव फ्रॉम द सेंट्रल वेसल टू जो सेंटर में जो वेसल है उससे टू दी सॉल्यूशन साइड थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है भाई, ये जा सकता है। इट में लीड टू लोअर द लेवल ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मार्क ए मार्क से उसका लेवल नीचे नहीं चला जाएगा। अगर ये यहां से यहां जाएगा तो इसका लेवल नीचे नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, नाउ टू कीप द लेवल ऑफ सॉल्वेंट अप टू मार्क ए मार्क तक रखने के लिए मार्क ए प्रेशर इज अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं लेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से कुछ प्रेशर वेस्ट होगा तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ठीक है। एट दिस प्रेशर देयर विल बी at the pressure at which there is no flow of movement or there is no flow of solvent is representing the osmotic pressure. At the pressure at which there is no flow of solvent, the pressure at छोड़ देते हैं, the pressure at which there is no flow of solvent is representing the osmotic pressure. तो जिस प्रेशर पे क्या हो रहा है, इसका लेवल चेंज नहीं हो रहा है, ये ए मार्क पे ही रहा, तो ये क्या है, जिस यहां से प्रेशर नोट कर लेंगे, देखो यहां से यहां जाने लग गया था ये, जिसकी वजह से क्या हो गया था, लेवल कम होने लग गया था। तो हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई करना शुरू कर दिया। प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करते ही यहां पे इसका लेवल मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन हो गया तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, बस यही मापना हम लोग। क्लियर है? सो दिस इज बर्कले एंड हार्टले मेथड टू मेजर द ऑस्मोटिक प्रेशर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें आपको बता दी। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें जानेंगे, कुछ एप्लीकेशंस जानेंगे, कुछ एडवांटेजेस जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा मैं क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं आइसोटोनिक, ताकि अगली टर्म्स आपको इजीली समझ में आ जाए। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाए। मैं आगे ये टर्म एज इट इज यूज कर लूंगा, नहीं तो आगे भी बता सकते हैं। तो जानते हैं भाई आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सबसे पहले आइसोटोनिक, देखो टोन इज द टर्म यूज फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसो मीन्स होता है सेम, हाइपो मीन्स होता है लो, आइसो तो सबको पता ही होगा ना, आइसो मीन्स होता है सेम। जहां भी ये टर्म दिखे इसका मतलब है सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, टोन इज रिप्रेजेंटिंग दी प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जैसे मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है,
ठीक है, एक मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर था 5% ग्लूकोज और इसमें मेरे पास था 5% यूरिया। आप सबको पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये कंसंट्रेशन दे दी इनकी, तो पाई किसके बराबर है, सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सेम टेम्परेचर, ठीक है, तो पाई होता है CRT। क्या ग्लूकोज और यूरिया पे ये वैल्यू डिपेंड करेगी क्या ग्लूकोज और यूरिया पे डिपेंड करेगी क्या, नहीं डिपेंड करती है, ये चाहे कुछ डाल दें। तो जो इसका ऑस्मोटिक, अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे सेम है, कंसंट्रेशन यहाँ पे, टेम्परेचर सेम, कंसंट्रेशन सेम, R की वैल्यू तो सेम है ही है, तो जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा क्या वो इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर नहीं होगा, क्या सेम होगा ना कि नहीं होगा। तो हमें पता है ये तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है और सोल्यूट की अमाउंट तो दोनों में सेम है। अगर अमाउंट सेम है इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो उनको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। The solutions having same concentration, same osmotic pressure are known as isotonic solutions। उनको बोला जाता है isotonic solutions। For example 5% glucose has same osmotic pressure, same or is isotonic, ऐसे लिख देता हूं, is isotonic to 5% urea, 5% यूरिया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास कर आता है, दैट इज नॉट, मैं लिख रहा हूं आपको, याद रहे 0.9% NaCl, एक्वस NaCl, W/V वेट पर यूनिट वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में है, 0.9% एक्वस NaCl W/V is isotonic with RBCs, red blood cells of humans, जो ह्यूमंस की रेड ब्लड सेल है उनके साथ ये आइसोटोनिक है। मतलब जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन W/V में लेनी है परसेंटेज, इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ RBCs, जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो ब्लड सेल्स हैं उन ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर इस नमक के सॉल्यूशन का सेम होता है। आप सबको पता होगा जब जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास, वो कुछ हमारी वीन्स में इंजेक्ट करते हैं वो बोतल लगा के, तो आप कभी देखना उस पे लिखा हुआ होगा 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन, तो वही जाता है। अगर इससे ज्यादा होगा, अगर इस RBC से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उसकी वजह से मैं अभी आगे बताऊंगा, आपकी सेल श्रिंक या स्वेल हो सकती है अगर इससे अलग है। मैं बताऊंगा अभी, जब एग्जांपल लेंगे तो आपको एक एक क्लियर हो जाएगा। तो वो क्या हो सकती है, या तो श्रिंक हो सकती है या स्वेल, इफ इट इज नॉट इक्वल टू इट, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमें क्या देता है, ये एक्वस NaCl सॉल्यूशन 0.9% ही, क्यों वो मैंने बता दिया, क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम है। इससे जो हमारी सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो क्या नहीं होती, श्रिंक या स्वेल नहीं होती है। ओके, सो दिस इज आइसोटोनिक। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपो मींस क्या होता है, हाइपो मींस होता है लो। तो जिन सॉल्यूशंस का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम हो, ठीक है, जैसे दो सॉल्यूशन कंपेयर कर लिए, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है π1 और दूसरे का π2, π1 is lesser than π2, तो this is hypotonic to the second solution. तो the solutions having lesser osmotic pressure than the osmotic pressure of
then the osmotic pressure of other solution is known as hypotonic solution. क्या बोलेंगे उसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो आप सबको पता है अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा. फॉर एग्जाम्पल 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इज hypotonic to 6% ग्लूकोज सॉल्यूशन भी ले सकते हो या फिर यूरिया सॉल्यूशन. इससे ये हाइपोटोनिक है क्योंकि कंसंट्रेशन कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा. तो दिस इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपर मीन्स क्या होता है? हाइपर मीन्स होता है ओवर, कोई चीज बढ़ जाना. तो क्या चीज बढ़ेगा? टोन इज फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपर मीन्स ओवर. द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अदर सॉल्यूशन is known as hypertonic solution. For example, 6% glucose solution is hypertonic to the 4% urea solution. तो ये हाइपर होगा, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा. मैं यहां लिख देता हूं नोट ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to concentration at a particular temperature. तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा. अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, अगर कम है तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक. अगर सेम है दोनों सॉल्यूशंस का तो उनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ये दोनों टर्म्स आप लोगों को आनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने यहां पे इनको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, नाउ वी प्रोसीड अहेड विद द न्यू टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. मैं जो ये सारी बातें बताई ये यहाँ पे यूज होंगी, इसलिए यहाँ पे मैं अब बताने जा रहा हूं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीजें टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी. पहला है टर्गर प्रेशर ही होता है ये. टर्गर क्या है? अगर मान लो ऐसे समझो मेरे पास ये एक सेल है, ह्यूमन सेल ले लो, एनिमल सेल ले लो. तो सेल के अंदर क्या होता है? दिस इज अ सेल. ये एक सेल है. ये किससे बनी हुई है? इसके अंदर एक फ्लूइड होता है. ठीक है, इसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं जी ताकि आप लोगों को क्लियर सा रहे. होपफुली दिख भी रहा होगा. ये है, इसके अंदर फ्लूइड है. तो जो फ्लूइड होता है सेल के अंदर उसको बोलते हैं सेल सैप. क्या बोलते हैं? सेल सैप. और जो ये मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ठीक है जी, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी जो मैं वहां पे बता रहा हूं. ओके, अगर हमने इसको रखा है, दिस इज वाटर. ये वाटर है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. ये सेल सैप है. सेल सैप, ये फ्लूइड भी कह सकते हो, सेल फ्लूइड भी बोलते हैं. तो क्या होने वाला है अब आप लोग बताओ. ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करेगी. मुझे ज्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कंसेप्ट में इंटरेस्ट है. अब क्या होने वाला है आप लोग सोचो कि क्या होगा. ये जो मेम्ब्रेन है ये सिर्फ किसको अलाउ करेगी? ये सॉल्वेंट को अलाउ करेगी. कहां से कहां? जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है और जहां सॉल्वेंट कम है. तो फ्लूइड तो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, तो यहां पर सॉल्वेंट कम है, मतलब जो वाटर है वो बहुत कम है, और यहां पर वाटर बहुत ज्यादा है बाहर. तो क्या होगा? बाहर से अंदर की तरफ ऑस्मोसिस शुरू हो गया. ठीक है, ये ऑस्मोसिस शुरू हो गया. क्लियर है? तो ऑस्मोसिस शुरू हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा? यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि इसकी कंसंट्रेशन कम है इस सॉल्यूशन की, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है. तो क्या होगा? बाहर से सॉल्वेंट की मूवमेंट अंदर की तरफ शुरू हो जाएगी.
ठीक है, देखो मैं फिर बता दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर का काम किसी चीज को मूव करवाना नहीं है, उसका काम किसी चीज को रोकने का है। समझ गए? तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि सर ऊपर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, फिर कैसे मूवमेंट होगी। भाई ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, ना कि मैं सिंपल प्रेशर की। प्रेशर तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा ही। चलो अब क्या हो गया, अंदर की तरफ ये आ गया, सॉल्वेंट आ गया। अब ये जो सॉल्वेंट है ये क्या करेगा, इट विल स्टार्ट पुशिंग द वॉल ऑफ सेल की वॉल को पुश करना शुरू कर देगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये स्वेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जो ये प्रेशर किसने लगाया है, सॉल्वेंट ने लगाया है, किस पे, वॉल ऑफ सेल, उसको बोलते हैं ट्रिगर प्रेशर या फिर सिंपली ट्रिगर। तो ट्रिगर क्या है, द प्रेशर exerted by the solvent, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, मूविंग इनसाइड द सेल, दैट इज एंडोस्मोसिस बोलते हैं, मूविंग इनसाइड द सेल। सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं जो अंदर की तरफ आ रहा है। द प्रेशर exerted by the solvent moving inside the cell on the wall of cells is known as turgor, उसको बोला जाता है टर्गर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या, टर्गर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि इसकी वजह से क्या हो गया, सेल स्वेल होगी। सेल क्या होगी, स्वेल होगी। अगर बहुत ज्यादा आपने क्या कर लिया, पानी इसके अंदर चला गया, बहुत ज्यादा पानी चला गया इसके अंदर, तो क्या होगा, ये स्वेल होके और क्या हो सकती है, इट में बर्स्ट, ये फट भी सकती है। ठीक है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। तो हीमोलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ swelling of a cell is known as hemolysis। ठीक है, hemolysis यहां पे जो ड्यू टू swelling the cell में break, लाइट मीन्स ब्रेक होता है, सेल में ब्रेक, तो इसलिए हीमोलिसिस बोला जाता है इसको। क्लियर है, हीमोलिसिस कब होगा, इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन, किस में रखी गई है, प्लेस्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज ड्यू टू एंडोस्मोसिस। ठीक है, ये प्रेशर लगाएंगे जिस वजह से, ट्रिगर प्रेशर की वजह से ये स्वेलिंग होगी। क्लियर है जी, और फुली क्लियर होगा। नेक्स्ट आती है क्रीनेशन। एक टर्म आएगी क्रीनेशन, और इसको प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, और प्लाज्मोलिसिस तो समझते हैं। जो ये सेल फ्लूइड है, ये सेल प्लाज्मा भी बोला जाता है इसको, सेल प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की ब्रेकिंग, तो क्रीनेशन का मतलब होता है श्रिंकिंग, सूख जाना। ओके, अब क्या करते हैं, इसी सेल को हमने क्या कर दिया, वाटर की बजाय कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में रख दिया। कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन में इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि अंदर वाली कंसंट्रेशन से, सेल की कंसंट्रेशन से बाहर की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो ही क्या होगा। अब क्या होगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है, नमक का सॉल्यूशन है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मूव करेंगे तो जो अभी सॉल्वेंट जो अंदर था, वो जो प्रेशर लगा रहा है वो कम होगा, तो क्या होगा, इट लीड्स टू श्रिंक होना शुरू कर देगा। और इसी को क्या बोलते हैं, द श्रिंकिंग ऑफ सेल
due to exosmosis is known as crenation or plasmolysis. अब ये होगा कब? when cell is placed in concentrated highly concentrated solution then crenation is observed. क्रीनेशन ऑब्जर्व होगा जी। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टर्गर क्या है? जो सॉल्वेंट सेल की वॉल्स पे प्रेशर लगाता है। कौन सा सॉल्वेंट? जो सॉल्वेंट अंदर आया है, वो सॉल्वेंट जो सेल की वॉल पे प्रेशर लगाएगा वो होगा टर्गर। और इसकी वजह से क्या होगा? इट विल स्वेल एंड समटाइम इट में ब्रेक होने की वजह से इसको हिमोलिसिस भी बोलते हैं। अदरवाइज स्वेलिंग के लिए भी आप हिमोलिसिस टर्म यूज कर सकते हो। अगर इसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दोगे तो क्रीनेशन होगा। सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स। अब आप इजीली एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आप लोगों को मैं कुछ एक बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ water from earth by the plants आप सबको पता है क्या करते हैं? अर्थ से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे करते हैं? पानी है बाहर और ये है जैसे रूट है किसी प्लांट की, ये रूट है, इसमें सेल्स होती हैं बहुत सारी, सेल में सेल सेप है और यहाँ पे ये अर्थ वाटर है। तो क्या होगा? कहाँ से कहाँ होगी? कहाँ से कहाँ जाएगी? यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी क्या? ये मूवमेंट नहीं होगी क्या? तो ये मूवमेंट चलेगी, जिस मूवमेंट की वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं बताओ भाई? जर्मिनेशन ऑफ सीड इन वाटर। जैसे ही पानी में, आप लोगों ने ये तो खूब किया है, घर पे भी करते होंगे। जैसे जो चना है पानी में भिगा दें तो वो 1-2 दिन के बाद क्या हो जाता है? उसमें से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो वही फिर अंदर तो गाढ़ा था और बाहर सिर्फ पानी था, तो पानी का मूवमेंट शुरू हो गया। क्लियर है? तीसरा है ट्रांसफेरेंस ऑफ वाटर इन बॉडी। अगर आप लोग देखें, हम लोग जो पानी पीते हैं वो पानी जब हमने पिया तो सिर्फ पेट में ही जाता, बट वो पूरी बॉडी के पार्ट्स पे चला जाता है। वो कैसे जाता है? ड्यू टू ट्रांसफेरेंस ऑफ वाटर इन ऑल बॉडी पार्ट्स इज ड्यू टू किस वजह से है? इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, इसके अलावा क्या है? अगर आप लोग देखें कि कई बार जो आपने जैसे कैरेट श्रीवल कैरेट आपने ली, सूखी हुई सिकुड़ी हुई, अगर वो उस पे पानी का छिड़काव कर दें तो पानी एब्जॉर्ब करके वापस से क्या हो जाती है? फ्रेश हो जाती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ श्रीवल्ड और श्रिंक्ड कैरेट after the spray of water is due to osmosis। तो वो बाहर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? फिफ्थ इज कन्वर्जन ऑफ मैंगो इनटू पिकल। मैंगो से पिकल में कन्वर्जन ऑफ मैंगो इनटू पिकल इज ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ मैंगो in concentrated NaCl solution। concentrated NaCl solution के अंदर वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होके वो पिकल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिक्स्थ है 0.9% एक्वस NaCl solution।
aqueous NaCl solution is hypotonic to isotonic to किससे आइसोटोनिक है? टू आरबीसीज, रेड ब्लड सेल से वो आइसोटोनिक है। तो 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो इसीलिए इसको कहां पे यूज किया जाता है? इसको इंट्रावीनस इंजेक्ट किया जाता है, वीन्स में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक यूजेस मैंने बता दिए, बाकी आप लोगों को बहुत सारे यूजेस और भी पता है। प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, हर लिविंग थिंग्स में आपको ये दिखाई देगा। ऑस्मोसिस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ट्रांसपीरेशन होता है, जैसे कि प्लांट्स में रूट से लेकर के टॉप लीव तक कैसे जाता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। तो ये है क्या? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है क्या? दैट इज द एडवांटेज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले एक चीज और करते हैं, मेजरमेंट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी का ही वो पार्ट है, इसलिए पहले ये बता दूं, पाई इज इक्वल टू n बाई VRT, यही होता है। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहां रख दूं क्या? पाई इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू V इंटू R इंटू T। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इंटू R इंटू T बाय द पाई इंटू V। सो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट। अगर सोल्यूट का मास पता चल जाए, कितने ग्राम ले रहे हो, R की वैल्यू तुम्हें पता, T की पता, ऑस्मोटिक प्रेशर का मेथड मैंने बता दिया, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है जी? मेरे हिसाब से इस तरीके से निकाली जा सकती है। तो याद रहे, अब आती है असली बात। या नोट करते जरूर चलना। जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर colligative property is preferred to measure the molecular mass of मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल्स मैं लिख रहा हूं कौन कौन से, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स, इसके अलावा हो गए आपके पास पॉलीमर्स एक्सेट्रा। मैं लिख देता हूं हैविंग मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर मास। तो जनरली पाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रेफर्ड टू मेजर द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा, प्रेफर्ड ओवर द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। क्लियर है? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मापा जाएगा। मैं फिर बता दूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का काम क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का काम मोलिकुलर मास सॉल्यूट का निकालना ही है, और उनमें सबसे ज्यादा अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स, खासकर प्रोटीन्स की, एंजाइम्स की, अगर मुझे मोलिकुलर मास निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी यूज करूंगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी यूज नहीं करूंगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस, इन रीजंस की वजह से भाई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही आएगा कि क्यों इट इज प्रेफर्ड, क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं फिर बता दूं कि वैसे तो कोई सी भी यूज कर सकते हैं, पर जिनका मोलिकुलर मास 10⁻⁶ ग्राम पर मोल जितना या इससे ज्यादा होगा, वो उनका मोलिकुलर मास हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से निकालेंगे।
तो क्यों निकालेंगे? तो सबसे पहली वजह है क्या? सबसे पहली वजह ये है, इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। तो क्या करते हैं? ओके, ड्यूरिंग द measurement of molecular mass of any solute, किसी भी solute का, by using any colligative property, कोई भी colligative property यूज करते हुए, colligative property, there is very small change in osmotic pressure is observed. There is very small change in colligative property is observed. बहुत ही कम चेंज आपको मिलेगा observed in case molecular mass of solute is very high. In case molecular mass of solute is very high. अगर molecular mass बहुत हाई है, आप लोग चेक करेंगे, बिकॉज क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ध्यान से समझे हुए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होते हैं? मास बाय मोलिकुलर मास। तो यहां पे रख दूं क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। अगर मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी? बहुत कम आएगी। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ एनी सोल्यूट by using any colligative property, कोई भी colligative property होगा, there is very small change in colligative property, is observed, ठीक है, वहां कॉमा लगा देता हूं। There is very small change in colligative property is observed in case molecular mass of solute is very high. molecular mass solute का बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने लिख दिया है, तो इट इज इनवर्सली रिलेटेड, आप लोगों को ये जरूर नोट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड, इन बॉइलिंग पॉइंट is used to measure molecular mass of any protein, किसी प्रोटीन का मोलिकुलर मास निकालना है, having molecular mass of around कितना भाई? around 10⁶ ग्राम पर मोल, then the elevation in delta TB, elevation in boiling point is around 10⁻⁻5 Kelvin, 10⁻⁻5 Kelvin. It is very difficult. अब आपके पास जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर में आप 0.1 मेजर कर लोगे, 0.01 कर लोगे, 0.001 कर लोगे, बट आपको करना है कितना? 0.00001 केल्विन, इतना। तो क्या ये मेजरेबल होगा क्या? तो ये तो ऑलमोस्ट नो चेंज दिखा रहा है। तो इसलिए हमें इसी को यूज करते हुए क्या निकालना था? मोलिकुलर मास निकालना था। तो इसलिए डेल्टा टीबी इज अराउंड 10⁻⁻5 केल्विन। इट इज वेरी स्मॉल टू measure, but if osmotic pressure is used, to measure the molecular mass of such protein and let the osmotic pressure be 10⁻³ atmosphere,
हमने मान लिया ये 10 की पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर आ गया जो हमने मेजर किया। देखा था ना बर्कले हार्टले में हमने पॉली प्रोटीन को भर दिया किसमें, एक सॉल्यूशन बना लिया प्रोटीन का और उसी में उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व किया, बहुत कम ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा 10 की पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर। बट आप इसको क्या यूज कर सकते हो, बट दिस प्रेशर अब ये भी काफी कम है, दिस प्रेशर कैन बी easily measured in terms of mm of Hg। क्लियर है? आप लोग इसको मिलीमीटर में कर लो तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1 मिली 10 की पावर माइनस 3 होता है। तो यू नो दैट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm of Hg। हो गया क्या, नहीं हो गया? और अगर 10 की पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 इंटू 760 mm of Hg। हो गया क्या, नहीं हो गया? तो इजीली मेजर हो गया क्या, नहीं हो गया? हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जो टेम्परेचर की यूनिट है वो केल्विन, बहुत कम वैल्यू आएगी। जो हाई मोलिकुलर मास जिनका होता है उनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बहुत कम आती हैं। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पड़ा तो उसकी बहुत कम वैल्यू आएगी, ऐसी ऑस्मोटिक प्रेशर की भी कम आएगी, पर वो कम वैल्यू हम लोग किस में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं, mm में, मिलीमीटर में। यू नो दैट 1 मिली इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3। अगर 10 की पावर माइनस 5 भी होता तो क्या हो जाता, 10 की पावर माइनस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 तो कितना हो जाता, 10 की पावर माइनस 2। तो इट इज इजी टू कैलकुलेट 10 की पावर माइनस 2, 0.01 को मेजर करना आसान है एज कंपेयर टू 0.0001, है कि नहीं? तो हम लोग इजीली इसको कन्वर्ट करके और सिंपल फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को बेटर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करना चाहिए, पहली एडवांटेज। क्लियर है? दूसरा क्या होगा, अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं खैर नोट में तो आगे लिखवाऊंगा ये एक बार और। तो दूसरी एप्लीकेशन पे आते हैं, वह दूसरा फायदा क्या है। इफ elevation in boiling point is used to measure the molecular mass of proteins, then क्या होगा, then the protein, ये आगे आएगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं इसको। प्रोटीन क्या होएगा, हाई टेम्परेचर पे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, तो हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, जैसे अंडा है, अंडा होता तो लिक्विड सेमी लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, बट जैसे आप उसको गर्म करते हो तो पूरा सॉलिड नहीं हो जाता, ऑमलेट में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड। तो ऐसे ही प्रोटीन हमारा वेस्ट हो सकता है। जो सॉल्यूट हमने यूज किया वो सॉल्यूट हाई टेम्परेचर पे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये पूरे चांस हैं कि वो कोएगुलेट हो सकता है। इसको चिपकने को कोएगुलेशन बोलते हैं। ओके, इफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज यूज्ड टू मेजर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन, देन द प्रोटीन में coagulate and hence may not be suitable for further use, वो आगे यूज के लिए सुटेबल ना हो, फर्दर यूज। सो इट इज बेटर टू यूज क्या, प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज बेटर टू यूज ऑस्मोटिक प्रेशर देन किससे भाई, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरी वजह यही है। तीसरी वजह क्या है, इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अब सब ध्यान से समझ लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू N/V/RT, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, number of moles of solute in 1 liter solution, this is known as molarity, N/V is equal to molarity। बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में in case of osmotic pressure molarity is the concentration term
concentration term while in elevation in boiling point and while in elevation in boiling point and depression in freezing point, molality is the concentration term, molality concentration term है. delta TB is equal to KB into M, delta TF is equal to KF into M, and you know very well as molarity is the most frequently used term, most की बजाय मोर लिख देता हूं वैसे, क्योंकि इससे भी ज्यादा नॉर्मेलिटी होती है. एज मोलैरिटी इज द मोर फ्रीक्वेंटली टर्म यूज्ड टू represent concentration than molality. Hence it is better to use pi than किसके कंपैरिजन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर है जी? मेरे हिसाब से 3 पॉइंट मैंने बता दिए. पहला ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर मास के, तो मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, पाई की वैल्यू कम आएगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी. तो अगर वो वैल्यू इतनी कम आ गई कि उसको मेजर ही नहीं कर सकते, जैसे टेम्परेचर की फॉर्म में एलिवेशन, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम आ गया, तो क्या करोगे, वो मेजर ही नहीं कर पाएंगे. मेजर नहीं कर पाएंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट जीरो, हम लोग मोलिकुलर मास कैलकुलेट ही नहीं कर पाए. तो बेटर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म में कैलकुलेट करें और उसको mmHg में आप मेजर कर रहे हैं, क्योंकि mmHg छोटी टर्म है और इसमें स्मॉल चेंज भी इजीली मेजरेबल है. ठीक है. दूसरा क्या, हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन्स के खराब होने के चांसेस हैं और इस वजह से हमारा जो सोल्यूट है वो वेस्ट हो सकता है. तो वेस्टेज से बचाने के लिए हमें ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म यूज करनी चाहिए. और तीसरा क्या था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलैरिटी टर्म है, मैक्सिमम जो डेटा हमें मिलता है, जो हम लोग हैबिचुअल हैं वर्किंग के, वो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में है एज कंपेयर टू नॉर्मेलिटी. तो इसीलिए हम लोगों के लिए इजी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि हमें यूज करनी चाहिए. तो आज का क्या मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ऑस्मोटिक प्रेशर मैं कंक्लूड कर देता हूं. ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है और इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, ये मैंने आप लोगों को बताया. तो पहले बताया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको मापते हैं CRT या फिर N/VRT, इस मेथड से मापेंगे. इसके अलावा मैंने आपको बताया आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, डेफिनेशन आती हैं. हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या है. फिर मैंने इसकी मेजरमेंट जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आती है, आपके एग्जाम में नहीं आती, बट फिर भी मैंने बताया था क्या कि बर्कले एंड हार्टले मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हैं. बर्कले एंड हार्टले टेक्निक है ये, तो इस मेथड से किया जा सकता है. फिर मैंने बताया कि एक जो 0.9% एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, ये आइसोटोनिक है. किसके आइसोटोनिक है, RBCs के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है. एक मैंने फिर क्या बताया था, टर्गर क्या होता है. हालांकि ये मेडिकल साइंस, मेडिकल के लिए है, जो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी है जिनके पास, बट नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं तो उन्हें पता होना चाहिए. प्लाज्मोलिसिस बताया, प्लाज्मोलिसिस या क्रीनेशन, और एक बताया था क्या, हीमोलिसिस. ठीक है भाई, तो ये था. तो दिस इज अबाउट इट. और फिर मैंने बताई थी एडवांटेजेस. क्या एडवांटेजेस हैं, टू मेजर व्हाट, टू मेजर द मोलिकुलर मास ऑफ, टू मेजर द मोलिकुलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय यूजिंग किसको, बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर. ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको यही याद रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड दिस इज ऑल अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब एक लेक्चर और लगेगा, 2 लगा देंगे, चलो
देख लेते हैं, अगर एक वीडियो में ही आ गया तो बेटर है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करता है वो कि कितना ज्यादा दिया जाएगा। तो मैं दिस इज ऑल अबाउट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा वांट ऑफ फैक्टर और मॉडिफिकेशन इन दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो जो इसकी लिमिटेशंस थी। मैं एक बार कंक्लूड कर रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, आपको इजीली याद हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप लोगों को यहीं से डायरेक्ट याद रखना है। विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मास बाय मोलिकुलर मास, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये तो याद रहेगा, ये तो डेफिनेशन बहुत बार आई। अब चार मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताई आप लोगों को। कौन सी थी? पहली थी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका फार्मूला हमने निकाला था पीबी नॉट माइनस पीएस बाय पीबी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पूरा लिखूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी, और इसको लिखा था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यही था। फिर तीसरी थी हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, दैट इज डेल्टा टीएफ, दिस डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। इसको तो बोला गया था एब्यूलियोस्कोपी, एब्यूलियोस्कोपी, और इसको बोला गया था क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी, और ये था हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तो अभी किया इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, पाई इज इक्वल टू CRT। ये थे भाई हमने जो चीज पढ़ी थी, ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये किसके लिए एप्लीकेबल थी? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो आयंस में ना टूटे या जो नॉन एसोसिएटेड, जो ना एसोसिएट हो, ये सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल थी और किसी के लिए नहीं थी। कोलिगेटिव क्यों बोला गया था मैंने एक्सप्लेन किया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ लो बाकी सारी अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से वेपर प्रेशर के थ्रू लिंक्ड हैं, जैसे कि ये रोल्स लॉ पे बेस्ड हमने रिलेशन निकाला था, जो कि वेपर प्रेशर बताता था किसी भी सोल्यूट या सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, जब वो सॉल्यूशन बना रहे हो उस टाइम पे, नॉट इन प्योर स्टेट। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये बस छोटी छोटी बातें हैं जिसपे वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट के बराबर हो जाएगा, तो वो होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ऑस्मोसिस तो अभी हमने किया ही है। तो ये छोटी छोटी बातें भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो यही पढ़ाया है मैंने, जो पिछले 3 या 4 वीडियोस हमने इसके बनाए हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ी लेंथी वीडियो रही, बट क्या करें कि मैंने बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर आपको इसी वीडियो में पढ़ना है। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहले वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। पर्पस समझ में आया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का? मोलिकुलर मासेस। अब मोलिकुलर मासेस जो निकाले गए, जो ये नहीं थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नॉन एसोसिएटेड नहीं थे, जो इलेक्ट्रोलाइट थे आयंस में टूट गए, जो एसोसिएट हो गए, तो क्या उनके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगी क्या? क्या उनसे जो मोलिकुलर मास आएगा वो सेम आएगा क्या? तो नहीं आएगा। तो वो मोलिकुलर मास को बोला गया एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। तो अब हम लोग एबनॉर्मल मोलिकुलर मास पढ़ेंगे और फिर वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे इन सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को। बस यही लास्ट टॉपिक बचे हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।